तो बच्चे स्मॉल इंटेस्टीन में आपको मालूम है कि आपका बाइल आकर के मिलता है स्मॉल इंटेस्टीन के पहले पार्ट में। और वो पहला पार्ट क्या होता है? ड्यूडेनम होता है ना। पहला पार्ट क्या होता है स्मॉल इंटेस्टीन का? ड्यूडेनम होता है। और उस ड्यूडेनम में हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू हमारा बाइल आकर के काइम के साथ मिक्सअप होता है। यहाँ पर आपको याद होगा ना, ये डायग्राम आपको मैं बताता हूँ। जस्ट अ मिनट। इस जगह पर देखो, इस जगह पर यहाँ पे ये देखिए, ये हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट है। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम कहते हैं। यहाँ पर आपका स्टमक होता है। स्टमक से जो काइम होता है यहाँ पर आता है। काइम हमारा एसिडिक होता है और इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपका क्या आता है बेटा? बाइल आता है। फिर पैंक्रियाटिक एंजाइम इसके साथ मिक्स होता है, तब पैंक्रियाटिक एंजाइम इस काइम के ऊपर अच्छे से वर्क कर पाता है। एसिडिक मीडियम में हमारा पैंक्रियाटिक एंजाइम काम नहीं करता, इसीलिए काइम को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास क्या होता है? बाइल जूस होता है। ठीक है। और बाइल सॉल्ट उसके अंदर होते हैं। और वो सॉल्ट का मेन काम क्या है? काइम की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देना, ताकि उसके ऊपर हमारा पैंक्रियाटिक एंजाइम बहुत अच्छे से काम कर सके। ठीक है बेटा। आज बहुत गर्मी है, बेइंतहा गर्मी है। आगे देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो मैंने आपको ये भी बताया था, बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। इसीलिए अगर यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर बाइल की वजह से प्रोटीन का कोई भी डाइजेशन नहीं होता। पहली चीज, देर इज नो डाइजेशन बाय द बाइल, ठीक है, टू द प्रोटीन। उसके बाद आप जानते हैं कि बाइल का काम क्या होता है? न्यूट्रलाइज करना इसको, काइम को। फिर इसके साथ मिक्सअप होता है पैंक्रियाटिक जूस का। पैंक्रियाटिक जूस इसके साथ मिक्स होता है। इस पैंक्रियाटिक जूस में आप जानते हैं कि एक एंजाइम होता है आपका ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन, मैंने बताया आपको, जब कभी भी सबस्ट्रेट के आगे ओजन शब्द लग जाए, सफिक्स के तौर पर ओजन लग जाए, तो आप समझ लीजिए कि वो एंजाइम इनएक्टिव है। वो एंजाइम आपका इनएक्टिव है। और अगर किसी नाम से पहले प्रीफिक्स के तौर पर प्रो लगा हो, तब भी वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे रेनिन से पहले क्या लगा था? प्रो रेनिन लगा था। ट्रिप्सिन के बाद क्या लगा है? ट्रिप्सिनोजन लगा हुआ है। तो इसका मतलब प्रोरेनिन और ट्रिप्सिनोजन दोनों इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। ठीक। तो ट्रिप्सिनोजन आपका इनएक्टिव फॉर्म है। इसको एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले एक आपका हार्मोन होता है, या एक आपका दूसरा एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एंटेरोकाइनिन। एंटेरोकाइनिन, ये एंटेरोकाइनिन ट्रिप्सिनोजन को क्या करता है? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन आपका क्या करेगा? ये ट्रिप्सिन आपके प्रोटीन को, आपके प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करवा देगा। और पेप्टोन आपका क्या हो जाएगा बेटा? यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक। दूसरी चीज, आपका एक एंजाइम होता है जिसका नाम है काइमोट्रिप्सिनोजन। ये काइमोट्रिप्सिनोजन को आपका ये ट्रिप्सिन, आपका ये ट्रिप्सिन एक्टिवेट करवाएगा। और एक्टिवेट करवाने के बाद ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा? काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा। ये कन्वर्ट होगा काइमोट्रिप्सिन में। और ये काइमोट्रिप्सिन आपका डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, ये क्या करवाएगा? डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाएगा। ठीक है।
ये किसमें होता है? एडल्ट में। और सीधा सीधा काइमोट्रिप्सिन किसमें इन्वॉल्व होता है बेटा? स्पेशली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन में और डाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रोटीन दोनों। तो डाइजेशन ऑफ जो मिल्क प्रोटीन होता है ना, उसको हम बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। दूध से दही बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क के लिए एडल्ट में कौन रिस्पॉन्सिबल है आपका? ये आपका काइमोट्रिप्सिन। ठीक है। चलिए, एक होता है आपका एंजाइम प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये लगा हुआ है क्या वर्ड? प्रो। तुमको क्या मिला? इनएक्टिव है। पूजा तुमको क्या मिला जो तुम इतना हंस रही? हम लोग को ही बताओ, सुबह से हम लोग भी ऐसे ही सर पंगा मैं कर कह रही हूँ इनएक्टिव है ये। ये तो पता है, उससे पहले की वजह बताओ। कुछ नहीं मिला। कुछ तो मिला है तुमको बड़ी बहन करने। प्रो है तो क्या ये एक्टिव है, तो इसके ऊपर भी आपका ट्रिप्सिन आके काम करेगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कार्बोक्सी पेप्टिडेज में। ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ठीक है। ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज क्या करेगा मालूम है? इट डाइजेस्ट द प्रोटीन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एंड। सर ये क्या होता है? नहीं पता क्यों? सर ये होता क्या है? प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम है, ये ट्रिप्सिन की वजह से कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कन्वर्ट हुआ। अब मैंने आपको ये बता दिया कि बेटा ये जो है प्रोटीन को कार्बोक्सिलिक एंड से तोड़ता है। अब मामला बड़ा पेचीदा हो गया। आनिया बेटा इधर देखो, इधर, इधर मेरी तरफ, इधर इधर मेरी तरफ। हाँ ठीक है, देखो इसीलिए हमने बैकग्राउंड जूलॉजी वाला लगा दिया, कम से कम आप लोग इधर देखते नहीं। ठीक है, तो इधर देखो, हमने कहा कार्बोक्सिलिक एंड ग्रुप। आपको मालूम है कि जो आपका अमाइनो एसिड होता है, अगर इस अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर हम बनाने की कोशिश करें, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। HCOH, C, इधर ग्रुप R, इधर आपका H, इधर आपका NH2। ये आपका एक क्या है? अमाइनो एसिड। ये आपका एक अमाइनो एसिड। दूसरा अमाइनो एसिड जोड़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वाला जो एंड है, ये कौन सा एंड है? ये आपका कार्बोक्सिलिक एंड है। ये आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एंड है। इस कार्बोक्सिलिक एंड की वजह से इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं सी टर्मिनल। और ये वाला है आपका कौन सा ग्रुप? ये आपका है अमाइनो ग्रुप, या इसी को हम बोलते हैं अमाइनो एंड। इस अमाइनो एंड में क्या है बेटा? नाइट्रोजन है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एन टर्मिनल। एन टर्मिनल। और आपको मालूम है कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से लिंक्ड होता है थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड। क्यों? थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड। ये आपने पढ़ा था, याद आया आपको? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से। जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपका है, ये आपका है,
ये आपका है COOH, ठीक है, ये आपका लगा हुआ है C, ये R, ये आपका H, ये आपका CONH, फिर आपका C, फिर आपका R, फिर आपका H, फिर आपका NH2। ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। मैंने आपको शुरुआत की डेमो क्लास में आपको थोड़ा सा बताया था, पेप्टाइड बॉन्ड है ये। तो आपका ये जो एंजाइम है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एंड, मतलब इस एंड की तरफ से ये डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। समझ में आई बात? किस एंड की तरफ से डाइजेस्ट करेगा? ये C टर्मिनल की तरफ से डाइजेस्ट करेगा। अब C टर्मिनल की तरफ से एक लंबा प्रोटीन का चेन अगर आपको बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं कि ये आपका है COOH, ठीक है, फिर आपका ये अमाइनो एसिड लगा है, फिर ये अमाइनो एसिड लगा है, फिर ये अमाइनो एसिड लगा है, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, इस तरीके से एक लंबी चेन अमाइनो एसिड की लगी है और ये NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो इसमें ये वाला आपका C टर्मिनल हो गया और ये वाला आपका कौन सा टर्मिनल हो गया बेटा? N टर्मिनल हो गया। तो आपका ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम जो है ये आपके डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को किस तरफ से? कार्बोक्सिलिक एंड की तरफ से, मतलब ये इधर से डाइजेस्ट करना शुरू करेगा, इधर से डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। इसीलिए इसीलिए इस टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं जो कि C टर्मिनल की तरफ से काम करें या N टर्मिनल की तरफ से काम करें, C टर्मिनल की तरफ से काम करें या N टर्मिनल की तरफ से काम करें, इन सबको हम एक्सोपेप्टाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सोपेप्टाइडेज, एज लग जाता है तो एंजाइम हो जाता है। एक्सो का मतलब बाहर की तरफ, एंडो का मतलब अंदर की तरफ, ठीक है? समझ में आई बात? यस सर। चलो इसको लिख लो जल्दी से फटाफट। तानिया बेटा ध्यान देना इधर मेरी तरफ। तानिया त्यागी, कैन यू हियर मी? यस सर। बेटा ये जो चैप्टर अभी चल रहा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का चैप्टर है, ये चैप्टर 1-2 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, आपके लिए अलग से क्लास लगा दी जाएगी। हो गया हाँ जी बेटा क्या कह रहे हो? सर, हो गया, लिख लिया। चलिए अब देखिए, ये तो था आपका पैंक्रियाटिक जूस की वजह से जो डाइजेशन हो रहा था। अब इस रीजन से आपका जो खाना है, इस रीजन से आपका खाना यहाँ से तो अच्छा खासा डाइजेशन शुरू हो चुका है पैंक्रियाटिक जूस की वजह से। यहाँ पर अब यहाँ से जो खाना है, जो आपका डाइजेस्टेड मटेरियल है, इस यहाँ से कहाँ जाएगा बताइए? यहाँ से जाएगा आपके इंटेस्टाइन के अंदर, मतलब अब और कहाँ पर जाएगा? जेजुनम में जाएगा, फिर इलियम में जाएगा। और आपको मालूम है कि मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड मोस्ट ऑफ द डाइजेशन विल टेक प्लेस इन द जेजुनम पार्ट। और एब्जॉर्प्शन यहाँ पर ज्यादा क्यों होता है? बिकॉज इन दिस रीजन देयर आर मोर माइक्रोविलाई, there are more brush bordered epithelium which increases the absorptive surface area 600 times more। सब पढ़ाया है ना? तो अब क्या करेंगे? पैंक्रियाटिक जूस को तो मिला दिया, अब हम इंटेस्टिनल जूस को भी मिलाएंगे। इंटेस्टिनल जूस में क्या होता है? इंटेस्टिनल जूस की वजह से जो डाइजेशन होता है किसका? प्रोटीन का। होगा क्या? आपका एंजाइम होता है आपका अमाइनो पेप्टाइडेज। हमेशा याद रखना, जहां पर एज लगा हो, एज लगा हो, तो वो एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है हमेशा, ठीक है? अमाइनो पेप्टाइडेज। तो क्या लिखा है? अमाइनो पेप्टाइडेज, मतलब ये
प्रोटीन को अमाइनो एंड से की तरफ से डाइजेस्ट करेगा, एंड टर्मिनल की तरफ से डाइजेस्ट करेगा। ये क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ से कार्बोक्सीपेप्टिडेज कार्बोक्सिलिक एंड की तरफ से डाइजेस्ट कर रहा था, और ये अमाइनो पेप्टाइडेज है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा फ्रॉम द अमाइनो एंड। डाइजेस्ट प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एंड, अमाइनो एंड की तरफ से ये डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस अमाइनो एसिड्स एंड डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपका ये जो एंजाइम है ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ये पूरे की पूरे प्रोटीन को इन साइड से ब्रेक डाउन करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, इसलिए इनको हम बोलते हैं एंडो पेप्टाइडेज। और आपका ये जो एंजाइम है अमाइनो पेप्टाइडेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोपेप्टाइडेज। एक्सोपेप्टाइड, ठीक है। जल्दी करें इसको। हो गया सर। तो टेस्ट आपका सैटरडे को है, मैं बता देता हूँ आपको। फिर से सुनिए, और कोई भागेगा नहीं टेस्ट के नाम से। सबके मम्मी पापा का नंबर मेरे पास है, और मैं रत्ती बराबर झिझकता नहीं हूँ, फोन डायरेक्ट करूंगा और कहूंगा कि ऐसा है, आप अपने बच्चों को कॉमर्स दिलवा दीजिए। आपके बच्चे एग्जाम से भागते हैं, आप अपने जो क्लास 12 में जो बच्चे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं प्रॉपरली। मेरा डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो होता है ना पेरेंट्स से, ठीक है। चलिए, प्रोटीन डाइजेस्ट कर लिया, थोड़ा सा रोटी वोटी भी डाइजेस्ट कर ले। रोटी के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। एक बात बताइए, आपने आलू खाया है ना? आलू, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आलू ने ठगा, है ना? चाट के नाम पे आलू खाए होंगे, छोले उसके क्या नाम है, गोलगप्पे के फॉर्म में आपने आलू खाया, आलू आपने खाया। आलू को हम बोलते हैं सोलेनम ट्यूबेरोसा। आलू के अंदर होता है स्टार्च। आलू क्या है? ट्यूबर है, ठीक है। और इस स्टार्च का हम करते हैं डाइजेशन, और फाइनली डाइजेस्ट करके हम इस आलू के स्टार्च को कन्वर्ट करवाते हैं किसमें? इसको कन्वर्ट करवाते हैं हम ग्लूकोज में। लेकिन आप बताइए कि अगर कभी आलू के अंदर आंख निकल आती है, आंख निकली हुई आलू कभी देखा है आपने?
आलू के अंदर निकल आते हैं बर्ड्स। जब आलू के अंदर बर्ड्स निकल आते हैं तो ये आलू खाने लायक ही नहीं रह जाते। तब ये आलू हमारे लिए गार्बेज हो जाएगा। अब सवाल होता है क्यों? क्योंकि हमारे घर में तो बहुत बनती है, उसकी बर्ड्स को छील के उसकी सब्जी बना के हम खा गए, है ना। तो बेटा ऐसा होता है कि जब आलू के अंदर बर्ड्स निकल आते हैं, जानकारी दे रहा हूँ मैं, नीट का सवाल है ये। जब आलू के अंदर बर्ड्स निकल आते हैं तब इस बर्डेड आलू के अंदर जो स्टार्च होता है वो स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है इन्यूलिन के अंदर, इन्यूलिन। और ये इन्यूलिन जो होता है, आर एलिमेंट्री कैनाल कैन नॉट डाइजेस्ट दिस इन्यूलिन। इसीलिए पोटैटो को जब उसके अंदर बर्ड निकल आया तो नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ये बड़ी काम की बात थी जो मैंने बताई। अब अगर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो हम माउथ से शुरू करेंगे। आपका ये जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी के अंदर हम जानते हैं क्या होता है बेटा, ये टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलेवरी एमाइलेज कहते हैं, ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए। सब पढ़ा था ना डाइजेस्टिव, उसमें सेलेवरी ग्लैंड में पढ़ाया था। ठीक है, तो करता क्या है आपका ये बक्कल कैविटी के अंदर मौजूद सेलेवरी एमाइलेज, ये आपके स्टार्च को, हमारा ये जो सेलेवरी एमाइलेज है एट द पीएच ऑफ 6.8 पीएच, ये कन्वर्ट करता है किसमें, डेक्स्ट्रिन में। ये कन्वर्ट करता है इसको माल्टोज में, ये कन्वर्ट करता है इसमें आइसोमाल्टोज। किसमें, डेक्स्ट्रिन, माल्टोज और आइसोमाल्टोज में ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, खास बात आपको मैं बताऊं, इस डेक्स्ट्रिन के अंदर 8 to 10 यूनिट ऑफ ग्लूकोज होते हैं। 8 to 10 यूनिट ऑफ ग्लूकोज होते हैं। मतलब जैसे ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है C6H12O6, तो ये एक ग्लूकोज है। इस तरीके से इसमें 8 से 10 ग्लूकोज यूनिट होते हैं, 8 से 10 ग्लूकोज यूनिट होते हैं। और आपको अगर इसका जो है हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला बनाओ तो ये ऐसे हो जाएगा, सॉरी ये तो चेन फार्मूला है ये वाला, ये आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये यहाँ पर लगा होता है CH2OH, यहाँ पर H, OH, H, OH, H, OH, H, OH और ये H, ये है आपका C6H12O6। इस तरीके से ग्लूकोज के 8 से 10 यूनिट इसके अंदर लगे होते हैं जिसका हम बोलते हैं डेक्स्ट्रिन। ठीक है, इसके बाद माल्टोज जो होता है, माल्टोज, इस माल्टोज के अंदर ग्लूकोज के 2 यूनिट्स होते हैं, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। आइसोमाल्टोज के अंदर भी आपका 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज होता है। तो आप बोलोगे कि सर दोनों में फर्क क्या है, दोनों ही तो ग्लूकोज के 2-2 यूनिट हैं। बेटा फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड अलग अलग होता है। माल्टोज में जो बॉन्ड बनता है ना, उसमें जो बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो अल्फा 14 होता है। मैं बताऊंगा बायोमोलिक्यूल्स के टॉपिक, अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और आइसोमाल्टोज में अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। हालांकि दोनों के अंदर ग्लूकोज की यूनिट 2 ही होती है, लेकिन दोनों का जो बॉन्डिंग पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। माल्टोज में अल्फा 14 होता है और आइसोमाल्टोज में अल्फा 16 होता है। ठीक है, तो ये तो डाइजेशन आपका कहाँ पर होता है बेटा, बक्कल कैविटी, उसमें, हाँ बक्कल कैविटी के अंदर ये डाइजेशन होता है।
जल्दी से लिखो इसको। सर हाँ बेटा। जो ये डेक्स्ट्रिन मेल्टोज और आइसोमाल्टोज है, इनमें सिर्फ बॉन्ड का फर्क है? हाँ जी, और नंबर ऑफ यूनिट्स का भी फर्क होता है ना, जैसे डेक्स्ट्रीन में जो है 8 से 10 यूनिट ऑफ ग्लूकोज होती है, माल्टोज में सिर्फ 2, आइसोमाल्टोज में सिर्फ 2। अब माल्टोज की बात करेंगे, इसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है, आइसोमाल्टोज में भी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है, दोनों ही ग्लूकोज की यूनिट है, बट खाली बॉन्डिंग का पैटर्न अलग अलग है। बायोमोलिक्यूल्स के टॉपिक में मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा इन सब चीजों को। अब देखो, खाना बक्कल कैविटी से कहाँ पर पहुंचेगा, जल्दी बताओ। बक्कल कैविटी से ये पहुंचेगा आपके स्टमक में, और स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन नहीं होता। फिर उसके बाद हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर आ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम जानते हैं कि हमारा जो बाइल है, बाइल की वजह, बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता, इससे बाइल की वजह से कोई डाइजेशन नहीं है। दूसरा, इसमें क्या मिक्स होता है बेटा, पैंक्रियाटिक जूस मिक्स होता है। अब ये जो पैंक्रियाटिक जूस है, इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है मालूम है ना आपको, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है, मतलब स्टार्च है, उसको ये डाइजेस्ट करवाएगा। बचा हुआ जो 30% तो यहाँ डाइजेस्ट कर लिया था ना हमने, ये देखो 30% तो यहाँ डाइजेस्ट कर लिया था, लेकिन जो बचा हुआ है उसका डाइजेशन कहाँ पर होगा, आपके पैंक्रियाटिक जूस की वजह से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। तो ये स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करवा देगा बेटा, ये स्टार्च को कन्वर्ट करवा देगा डेक्स्ट्रिन प्लस माल्टोज में, डेक्स्ट्रिन प्लस माल्टोज में ये कन्वर्ट करवाएगा। ठीक है। अब चूंकि चूंकि ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं जो बताने वाला हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चूंकि मैंने बताया था डेक्स्ट्रिन में 8 से 10 यूनिट ऑफ ग्लूकोज होता है यस ना, सर। और माल्टोज में 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज होता है। यस सर। तो जब 2 यूनिट हो, एक सैकराइड है, एक ग्लूकोज है तो मोनोसैकराइड, और 2 यूनिट है तो डाइसैकराइड। डाइसैकराइड ना। तो माल्टोज हमारा क्या हुआ, डाइसैकराइड हुआ कि नहीं। 2 से ज्यादा हो जाए और 10 से कम हो या 10 तक रहे, तब उस कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं ओलिगोसैकराइड। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। तो आपका डेक्स्ट्रिन और माल्टोज क्या है, डेक्स्ट्रिन आपका ओलिगोसैकराइड है और माल्टोज आपका डाइसैकराइड। ठीक है। ये तो पैंक्रियाटिक जूस की वजह से हो गया। सी, इंटेस्टिनल सर जूस की वजह से क्या इसमें डाइजेशन होगा। आइसोमाल्टोज नहीं होता, आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट नहीं, नहीं होता सर यहाँ पर इसमें? आइसोमाल्टोज की बात नहीं की जा रही है। इंटेस्टिनल जूस, अब आप देखिए इंटेस्टिनल जूस में क्या होगा कि जो आपने डेक्स्ट्रिन बनाया, ठीक है, जो आपने डेक्स्ट्रिन बनाया, जो आपने सुक्रोज बनाया, मतलब ब्रेक डाउन किया, जो आपने लैक्टोज को तोड़ा, जो आपने आइसोमाल्टोज को तोड़ा, हर तरीके का एंजाइम आपका इंटेस्टिनल जूस रखता है। जैसे
डेक्स्ट्रीन के ऊपर काम करने वाला जो एंजाइम, उस एंजाइम को हम बोलेंगे डेक्स्ट्रीनेज। डेक्स्ट्रीनेज। सुक्रेज के ऊपर एंजाइम काम करने वाला सुक्रेज। लैक्टोज के ऊपर काम करने वाला लैक्टेज। आइसोमाल्टोज के ऊपर काम करने वाला आइसोमाल्टेज। आइसोमाल्टेज। एज एज लगा दिया, सबस्ट्रेट के नाम के आगे एज लगा दिया, तो वो बन गया एंजाइम। अब बनेगा क्या, प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? डेक्स्ट्रीन को जब कन्वर्ट किया जाता है तब ये कन्वर्ट होता है आपका माल्टोज प्लस ग्लूकोज। उसी तरीके से माल्टोज है तो माल्टेज काम करेगा। ये सुक्रोज किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लैक्टोज कन्वर्ट होगा आपका डेक्स्ट्रीनेज। डेक्स्ट्रीन हो गया, डेक्स्ट्रीन के बाद क्या आता है आपका सुक्रोज, है ना? सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा। लैक्टोज आपका कन्वर्ट होगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और माल्टोज किस में कन्वर्ट होगा बेटा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ये कन्वर्जन है। ठीक है। Yes, sir. आगे चलें। सर डाइजेशन ऑफ लिपिड। बात करें किसकी? लिपिड के डाइजेशन। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये जो अभी कन्वर्ट हुए ये मेल्टोज वगैरह, ये गैल्ट्रोज और ये एक और जो है, ये मतलब होते क्या चाहिए सर ये? सब कार्बोहाइड्रेट है बेटा। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये समझ में आई बात? इस हेडिंग के अंदर हम पढ़ रहे हैं, ये तो ध्यान दीजिए ना। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये सारे कार्बोहाइड्रेट मेनली जो हम लोग खाना खाते हैं ये पॉलीसैकेराइड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्च कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में ये तो समझाया था शुरू के आपके डेमो क्लास में। स्टार्च क्या है आपका? पॉलीसैकेराइड। अब धीरे धीरे हम इस पॉलीसैकेराइड को छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़े। डेक्स्ट्रिन में तोड़ा, माल्टोज में तोड़ा, आइसोमाल्टोज में तोड़ा, माउथ से निकल करके ये स्टमक में आया। स्टमक में चूंकि एसिडिटी ज्यादा होती थी इसलिए डाइजेशन यहाँ पर नहीं होता। इंटेस्टीन में हम आए कार्बोहाइड्रेट को लेकर के, तो वहां पर भी कोई डाइजेशन नहीं हुआ बाइल की वजह से। पैंक्रियाटिक यूज के अंदर एंजाइम होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज, सॉरी पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च, जो बचा हुआ स्टार्च था उसको किसने कन्वर्ट किया? डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में कन्वर्ट किया। फिर उसको और आगे खिसकाया गया। फिर इंटेस्टिनल जूस इसके साथ जब मिक्स हुआ तब जो भी डेक्स्ट्रिन, सुक्रोज, लैक्टोज, आइसोमाल्टोज था उसके ऊपर ये पर्टिकुलर एंजाइम्स काम किए और इसको सिंपल सिंपल यूनिट्स में इसको तोड़ना शुरू कर दिए। और ये सिंपल यूनिट्स को क्या किया जाता है बेटा? इस्तेमाल किया जाता है, और इसी को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। कुल मिला के आप देखिए, शुरुआत में जब हम चले तो ये आप समझिए इतना बड़ा मॉलिक्यूल था। ये मॉलिक्यूल कितना बड़ा था? इतना बड़ा था, इतना बड़ा मॉलिक्यूल था। फिर हमने इसको डाइजेस्ट करना शुरू किया, फिर इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में हमने इसको तोड़े। ये देखिए ऐसे तोड़े हमने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में, इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में। फिर फर्दर हमने डाइजेशन किया, इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना शुरू किया। ये फिर हमने इसको तोड़ना शुरू किया छोटे छोटे मॉलिक्यूल, इससे भी छोटा कर दिया। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो डाइजेशन वाला, इसी प्रोसेस को हम कैटाबोलिज्म कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये जो प्रोसेस है कैटाबोलिज्म ही तो है। चीजों को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, और यहाँ से अगर इस तरफ से इस डायरेक्शन में आप चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका एनाबोलिज्म हो जाएगा। छोटा छोटा मॉलिक्यूल मिलकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है।
ये बड़ा मॉलिक्यूल टूट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जा रहा है ताकि हम इसका इस्तेमाल कर सकें। भैया ये मान लीजिए ये आपकी 2000 की नोट है, ये 2000 की नोट है, ये आपकी 500 की नोट है, ये आपकी 200 की नोट है और 100 की नोट है, ये आपकी 10-10 की नोट है। तो खर्चा करना किसको आसान है? 10 की नोट को खर्चा करना ज्यादा आसान है ना भाई। रिक्शे वाले से बैठोगे तो उसको 2000 की नोट दोगे? नहीं ना, उसको बोलोगे ये 10-10 की नोट ले लो या 100 की नोट ले लो। 500 की भी दोगे तो एक बार कहेगा नहीं भैया मालिक छुट्टा नहीं है हमारे पास, छुट्टा लेके आइए सर। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस है। स्टार्च को आपने फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाया कि नहीं करवाया? ये स्टार्च था, यही ग्लूकोज, सुनना हमारी बात, यही ग्लूकोज आपका प्लांट बनाता है। प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। ये ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा और ग्लूकोज को ये कन्वर्ट करवाएगा किसमें? सुक्रोज में। ये जो सुक्रोज होता है प्लांट में ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ग्लूकोज का होता है सुक्रोज के फॉर्म में और स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। बात फिर से सुनो, प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनाएगा और उस ग्लूकोज को पत्तियों से कहां पर? बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट करवाएगा सुक्रोज के फॉर्म में और स्टोर करवाएगा किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। हमको कहाँ से मिलता है ग्लूकोज? हमको इस प्लांट का स्टोरेज पार्ट ही तो खाते हैं हम। आलू क्या है? स्टोरेज पार्ट ही तो है। शकरकंदी क्या है? स्टोर्ड आपका स्टार्च ही तो है। गेहूं आपका क्या है? गेहूं के अंदर आपका स्टार्च ही तो होता है। चावल आपका क्या है? स्टार्च का रिसोर्स है। हम वो सब खाते हैं और फाइनली हम क्या करते हैं? इसमें कन्वर्ट करवाते हैं। और प्लांट क्या करता है? प्लांट इस फॉर्म में बनाता है और इस फॉर्म में स्टोर करता है। इसे प्लांट हमारा क्या हुआ? ऑटोट्रॉफ हुआ। प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। हम क्या हैं? हम हेटेरोट्रॉफ हैं। हम अपने खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से डिपेंडेंट हैं। जैसे एक मासूम से बच्चे ने जवाब दिया कि सर हम अगर हमेशा जो है मीट मांस मछली खाएं तब हम तो प्लांट के ऊपर डिपेंड नहीं है। हमने कहा बेटा तुम गधे हो, क्योंकि जो तुम मीट मांस मछली खाओगे वो तो घास फूस खाएगा ना भाई। अब ऐसा तो नहीं कि तुम शेर को मार के शेर का गोश्त खाओगे। अगर मीट मांस अगर तुम खाओगे तो वो तो बकरे का खाओगे, मुर्गी का खाओगे, मछली खाओगे या कुछ और जो तुम्हारी इच्छा करे। जिनको तुम खा रहे हो वो क्या है? वो पूरी तरीके से हर्बीवोर है। और हर्बीवोर जो होते हैं वो किसको खाते हैं? ग्रीन प्लांट्स को ही तो खाएंगे। तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर। और प्लांट्स क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। किस फॉर्म में सर्कुलेट होता है? सुक्रोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. गुड, शाबाश। तो अब हम बात करते हैं बेटा डाइजेशन ऑफ लिपिड्स की। सर यस बच्चे। तो सर सबसे छोटी यूनिट मतलब ये ग्लूकोज हुई ना जो हमारी हेल्प मतलब यूज करते हैं हम उसको। हाँ हाँ बेटा, जो हमारे यूटिलाइजेशन में जो सबसे ज्यादा काम आता है वो हमारा ग्लूकोज है। इसके अलावा तो भी सर हम तीन कार्बन हाँ वाले भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 4 कार्बन वाले, 5 कार्बन वाले भी होते हैं। ठीक है, अब जैसे तुम्हारा डीएनए है, तुम्हारा आरएनए है, इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पेंटोज शुगर होता है जो 5 कार्बन वाला होता है। हाँ तो समझ मैं में आई सर ये बात? कह रहा था हाँ बोलो। अगर सर ग्लूकोज ही ग्लूकोज पीते रहे तो मतलब खाने खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा सिर्फ ग्लूकोज से ही जरूरत नहीं पूरी होगी ना हमारी, हमें तो लिपिड भी चाहिए, हमें तो प्रोटीन भी चाहिए ताकि उससे हमको अमाइनो एसिड मिल सके, हमें लिपिड भी चाहिए ताकि उससे हमें फैटी एसिड मिल सके।
ताकि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का भी लेवल मेंटेन रहे। सेल के अंदर जो सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है उसके अंदर सभी चीजें होती हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, और इन सारी चीजों का रॉ मटेरियल हमें कहाँ मिलता है? हमारे खाने से मिलता है। जब आप एक सेल का स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे तो सेल के ऊपर की जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन का होना हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं लाएंगे स्पेशली, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का जो मेन कंपोजिशन तो ये 3-4 चीजें होती हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका प्रोटीन, इन सब से मिलके, और इनको बनाने के लिए हमें जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है यानी कि रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, वो सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? हमारे फूड से मिलती हैं। हमारे फूड में क्या होता है? प्रोटीन होता है। हमारे फूड में क्या होता है? स्टार्च होता है। हमारे फूड में क्या होता है? लिपिड्स होते हैं यानी फैट्स होते हैं। तो उन्हीं को डाइजेस्ट करके फाइनली उनको सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट करवाते हैं, और वही सिंपल यूनिट का यूटिलाइजेशन होता है। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि ये आपका जो सिंपल सा ग्लूकोज है C6H12O6, इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एनर्जी मिलेगी। कितनी मिलेगी? 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP हमें मिलेगी। तो अब ये ATP अगर हमको लेना है तो का क्या चाहिए? हमें ग्लूकोज चाहिए। अगर मान लीजिए ग्लूकोज अगर नहीं है ना, ब्लड में ग्लूकोज नहीं है, तो जो स्टोर्ड ग्लूकोज हमारे बॉडी में मौजूद है जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, उसको तोड़ा जाएगा। अब ग्लाइकोजन भी अगर नहीं है तब प्रोटीन को तोड़ा जाएगा। प्रोटीन भी अगर नहीं है तो लिपिड को तोड़ा जाएगा। फाइनली हमें कन्वर्ट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? हमें इन तीनों चीजें चाहिए जिससे हम क्या बना सकते हैं? हम ATP बना सकते हैं। ठीक है, Yes, चलिए sir. डाइजेशन ऑफ लिपिड की बात करते हैं। तो ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि बक्कल कैविटी के अंदर लिपिड का कोई डाइजेशन नहीं होता है। लेकिन जो एक लाइपेज एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं लिंगुअल लाइपेज, लिंगुआ मतलब टंग, टंग में के नीचे से एक एंजाइम निकलता है जिसको हम बोलते हैं लिंगुअल लाइपेज। ये लिंगुअल लाइपेज लिपिड को बहुत ही लिटिल अमाउंट में, बहुत ज्यादा लिटिल अमाउंट में डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, बट बहुत ज्यादा डाइजेशन नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे ओरल कैविटी में 30% हो जाता है, उस तरीके से उससे ज्यादा डाइजेशन किसी और सब्सटेंस का नहीं होता हमारे ओरल कैविटी। तो स्पेशली जब डाइजेशन ऑफ लिपिड की बात करेंगे तो बक्कल कैविटी के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता। बक्कल कैविटी के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। और आपको ये भी मालूम है कि जब हम स्टमक में अपने खाने को धकेलेंगे तो स्टमक के अंदर भी कोई भी डाइजेशन नहीं होता लिपिड का, ठीक है। बट बक्कल कैविटी में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में डाइजेशन होता है, किसकी वजह से? स्मॉल क्वांटिटी में होता है किसकी वजह से? लिंगुअल लाइपेज। और स्टमक में भी स्मॉल क्वांटिटी में होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज की वजह से, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा? इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा बेटा? हम जानते हैं नंबर 1, बाइल क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन करवाएगा, है ना? याद आया? याद आया ना? फंक्शन याद आया? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाइल सॉल्ट,
helps in emulsification, ठीक है, emulsification। दूसरा, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर से जो एंजाइम निकलेगा, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन से जो एंजाइम निकलेगा उसको हम बोलेंगे पैंक्रियाटिक लाइपेज। अब ये लाइपेज है, जहां पर ये लाइपेज वर्ड आया समझ जाओ ये लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, ठीक है। नंबर सी आप जानते हैं, इंटेस्टिनल सिक्रीशन में क्या निकलेगा, इंटेस्टिनल लाइपेज, इंटेस्टिनल लाइपेज, ठीक है। तो होता क्या है इसमें डाइजेशन में कि आपका ये जो ट्राइग्लिसराइड है, आपका ये जो ट्राइग्लिसराइड है बेटा, ये ट्राइग्लिसराइड जिसको हम बोलते हैं फैट, जो आपके चीज में, आपके बर्गर में, आपकी जो पिज्जा से उठा के खाते हो उसमें जो लंबा सा तार जैसा बन जाता है चीज, उसमें को फैट, ठीक है। तो इस फैट को डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है। कौन डाइजेस्ट करेगा, यही आपका लाइपेज। लाइपेज डाइजेस्ट करके इसको कन्वर्ट करवाएगा किसमें, ग्लिसरॉल और प्लस 3 फैटी एसिड, ये फैटी एसिड में कन्वर्ट करवाता है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट नोट इस चीज में कि लाइपेज ब्रेक्स दी एस्टर बॉन्ड। जैसे पेप्टाइड, पेप्टाइडेज एंजाइम पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर रहा था, याद करो, पेप्टाइडेज पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर रहा था प्रोटीन के, उसी तरीके से Yes, ये sir. लाइपेज एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, किसके, फैट के, फैट के एस्टर बॉन्ड को आपका लाइपेज ब्रेक करता है। तो एस्टर बॉन्ड के ब्रेक करने की वजह से लाइपेज का दूसरा नाम पड़ जाता है, लाइपेज ब्रेक द एस्टर बॉन्ड, hence called esterase, hence called esterase, hence called esterase, ठीक है। ये लिखिए, सर ईस्टर बॉन्ड लिपिड्स का, हाँ जी। कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग, एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन के हम क्या पढ़ेंगे बेटा, टाइप्स पढ़ेंगे। और आपका होमवर्क है, आप लोग करके आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, आपका होमवर्क है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का आप हमें डिटेल देंगे, व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, ये नंबर है हमारा। आप हमें व्हाट्सएप पे अपना जो है, जो भी आप काम किए रहेंगे
आज रात में 9 बजे तक आप हमको अपना किया हुआ होमवर्क सेंड करेंगे इसका मतलब। ठीक है, सर बोलो यस होमवर्क सर। नहीं समझ आया। होमवर्क नहीं समझ में आया? होमवर्क आपको ये करना है, इमल्सिफिकेशन करना है, अपनी कॉपी पर लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, कम से कम लिखना है। लिखने के बाद उसके सारी डिटेल्स, उसकी फोटो खींच के आपको हमें व्हाट्सएप पे भेजना है। किसी को नहीं समझ में आया हो मेरा होमवर्क तो बता दो। ठीक है, इतना काम आपको करना है रात को 9 बजे तक। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं बाबा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।